ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, मेरा फिर वही सवाल, आपकी दृष्टि में समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लगा कि अब ये समय है कि ब्राह्मणों को हम अपनी तरफ कर सकते हैं? जैसा नावेद जी कह रहे हैं कि कुछ ब्राह्मण नाराज हैं और इसलिए सपा ने कहा कि भाई एक बार जाल फेंक के देखो, पता नहीं किसी मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। बोले फेंको, कोई ब्राह्मण 10-20 आ जाए उतना ही ठीक है, क्या है? ज्ञानेंद्र प्रताप। ये अमिताभ जी बहुत साफ खड़ा है। चुनाव आते ही प्रेम का प्रदर्शन तो आसान है, लेकिन सम्मान का जो प्रमाण होता है वो वर्षों के आचरण के बाद मिलता है। कभी भी आप देख लीजिए, जैसे आप स्वयं भी कह रहे हैं और ये सत्य है, समाजवादी पार्टी के साथ प्रभुत्व वर्ग जिसे हम मानते हैं ब्राह्मण, तो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा, ना उनको, उनकी नीतियों को, उनके विचारधारा को कभी पसंद किया। आज वो चाहे कुछ भी कर ले, पिछले बार भी आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में भी कहीं फरसा लगा रहे थे, कहीं मूर्ति बना रहे थे परशुराम जी की, लेकिन वो उन सब चीजों को जनता देखती है, समझती है कि स्वांग रच रहे हैं, और स्वांग रचने के अलावा और कुछ नहीं है। वर्षों का जो परिणाम होता है, जब लोग वर्षों के साथ किसी से अपना प्रेम स्नेह बना करके रखते हैं, तभी जाकर के वह सम्मान का पात्र माना जाता है। और बाकी तो दिखावा है, दिखावा करने के लिए लोग अपना करते रहते हैं जो भी करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब कुछ जान रही है। आप स्वयं बताइए, क्या आप तो बहुत कुछ जान रहे हैं, हमारे साथी अशोक जी भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। कथावाचक का प्रकरण जो है, क्या जनता भूल गई है? जब एक कथावाचक यादव को आप अपने ऑफिस में बुलाते हैं, 51,000 रुपए देते हैं, उसको मालार्पण करके सम्मानित करते हैं, और वहीं उसी जिस परिवार से जुड़ा हुआ ब्राह्मण परिवार से मामला था, उस परिवार के लिए आपने एक शब्द तक नहीं बोला। क्या उस कथावाचक की घटना को लोग भूल गए हैं? पूरे प्रदेश में उस विषय की चर्चा हुई थी। जनता किन किन चीजों को भूल जाएगी? इनके भाटी जैसे नेता के जो बयान करते हैं उसको क्या जनता भूल जाएगी? क्या जब इनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो उसको जनता भूल जाएगी क्या? जिस तरह से रामचरित मानस का अपमान किया, करोड़ों आस्थावान लोगों का, हिंदुओं का, सनातन का तरह तरह का अपमान करने के लिए टिप्पणियां करते रहे, शब्द बोलते रहे, जिससे बहुत बड़ा धड़ा उनका विरोध करता रहा, नाराज रहा समाजवादी पार्टी से। सदैव आपने, जब भी आपको अवसर मिला है, आपने ब्राह्मणों को, सनातन को, या जो अन्य जातियां हैं जो आपके बहकावे में नहीं आती हैं, जो देश हित के साथ, समाज हित के साथ, राष्ट्र हित के साथ खड़ी रहती है, उन सबको सदैव आपने अपमानित करने का काम किया है। और लगातार जब अपमान होता रहता है तो वर्षों बाद आप एक माला और एक उसको डाल करके दुशाला नहीं सिद्ध कर सकते हैं। तो अशोक पांडे जी, क्या भाजपा को ऐसा कुछ डर लग रहा है कि 2%, 5%, 20% कुछ भी मात्रा हो, लेकिन ब्राह्मण सपा की ओर शिफ्ट हो सकता है, साइकिल की ओर भी जा सकता है? एक। और दूसरा प्रश्न जो नावेशिकों ने कहा, क्या ब्राह्मण का एक वर्ग आपसे नाराज है, भाजपा से? जी बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण देख रहा है कि इनका अधिकृत प्रवक्ता, मतलब जो बोलेगा वो सपा बोलती है, वो कहता है कि वेश्याओं पर तो भरोसा कर लेना, जद्दन भाई पर भरोसा मत कर लेना, अशोक पांडे भरोसा मत करना। यह जब टिप्पणी सुनता है तो खून खौल उठता है। जिस तरह से मिश्रा पत्रकार था, अखिलेश यादव कह रहे थे क्या है, कौन हो, अपनी जाति बताओ, उसने कहा मिश्रा, तो ऐसा नाराज हुए जैसे मिश्रा ने कोई डकैती कर लिया है, आपने देखा होगा। उसके बाद कथावाचक से कह रहे थे, जो प्रकरण आया कि यादवों से कथा करवाओ, इन लोगों से कथा मत कराओ। कोई भूलेगा नीरज मिश्रा का कटा हुआ सर? क्या किसी को भूलेगा? जनेश्वर मिश्र को माला पहनाने से नीरज का गला वापस आ जाएगा क्या? ब्राह्मण सब कुछ देख रहा है, इनका तमाशा देख रहा है कि किस तरह से लोग, जब मुख्यमंत्री थे तो कहे थे कि किसी ब्राह्मण का काम मत करो, फिर इन्होंने कहा था कि सरकार आई तो ब्राह्मणों पर अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। इनका एक बयान था, आपको याद होगा, कि हमारी सरकार आई तो ब्राह्मणों पर अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। अब मुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वरूपानंद जी को इन्होंने ले जाके चुनार के किले में बंद कर दिया। आपके गोदौलिये पर मुक्तेश्वरानंद को जिस तरह से आपने बताया कूटा गया, और ये लोग कुटेश्वर महादेव के रूप में उभर के आए। जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो ब्राह्मण भाईचारा, और जब चुनाव जीत जाएंगे तो भाई ब्राह्मण हो गया हम लोगों का चारा। ये ब्राह्मण को चारा समझ रहे हैं, बेचारा समझ रहे हैं। दुर्भाग्य है
कि इस बार भगवान की दया है, इनकी सत्ता आनी नहीं है, ये चिल्लाते रहेंगे, रोज परिभाषा बदलते रहेंगे। सब लोग जानते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अशोक भाई की मजबूरी है, सपा में है, ये तो इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश जी का बेटा भी आ जाता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता तो हम प्रवक्ता हो जाते। लेकिन वास्तविकता है कहीं सपा की सरकार नहीं आनी है, ब्राह्मण कहीं दिग्भ्रमित नहीं है। जी नाविद को ब्राह्मण और सपा का कोई मतलब जिसको होता है कि एक नेचुरल अलायंस या कोई एक केमिस्ट्री, वैसा कोई इतिहास रहा नहीं। मतलब हम लोग बिल्कुल तटस्थ होकर भी देखें, मुलायम सिंह जी के जीवन की शुरुआत से देखें क्या, और जनेश्वर जी की जो बात बार बार कही जाती है, मैं जनेश्वर जी के बहुत संपर्क में रहा। जनेश्वर जी और तिवारी जी है ना, वो ये सब लोग लिखने पढ़ने के लिए थे सपा में, समझ रहे ना वेद? गंभीर बात लिखनी है, किताबें लिखनी है, तो उसके लिए ये सब लोग रखे गए। क्या सपा का जो खेल है उसमें जनेश्वर मिश्रा की भी कभी नहीं चली। माफ करिएगा, मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं क्या, कि उनके कहने से टिकट हो जाए, उनके कहने से मंत्री बन जाए, उनके कहने से पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन बन जाए, कभी नहीं। मुलायम सिंह ने कहा कि बड़ी प्रणाम, तुम बैठे रहो यहां दिल्ली में और लिखा पढ़ी निगाह रखो, है अंग्रेजी हिंदी सब में घोषणा पत्र बनाओ और हमें दिखाओ। ये काम कपिल देव का था, यही तिवारी जी का था और यही जनेश्वर जी का था। मूल चाबी जो थी घर की नावेद बाबू, वो शिवपाल जी के पास रही। फिर अखिलेश जी के समय में अखिलेश जी ने किसी को चाबी दी नहीं, उनने खुद ही रख ली। क्या वो लड़ाई झगड़े हो गया नावेद जी? तो किसी भी गैर यादव के पास चाबी तो कभी रही ही नहीं। अगर नावेद के साथ कुछ दिक्कत नेटवर्क, यही सवाल अशोक यादव जी आपसे, आपकी पूरी राजनीतिक पार्टी की पूरी राजनीतिक यात्रा में घर की चाबी कभी नॉन यादव के पास नहीं रही, कभी नहीं रही। मुख्यमंत्री भी यादव और चाबी भी यादव के पास, बोले बाकी सब बीच में एडजस्ट हो जाओ। चार बार आपके पास सरकार आई, आप एक बार भी अपर कास्ट का मुख्यमंत्री बना देते। भाजपा के पास 4 बार सरकार आई केंद्र की, एक ब्राह्मण बना, 3 ओबीसी हैं 3 बार। आपने तो कोई श्रेणी नहीं रखी, बोले वन एंड ओनली यादव, नथिंग एल्स। चलो बाहर बैठो, लाइन लगाओ, सबको लड्डू मिलेगा, एक एक लड्डू सबको देंगे। अशोक जी, अमिताभ जी, क्या ऐसा कभी हुआ कि समाजवादी पार्टी ने जी मुख्यमंत्री पद की घोषणा किए बिना चुनाव में गई हो और किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट जनता से हासिल किया हो, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया हो? जैसे बिहार में भाजपा ने किया, नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट लिया और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने जब भी चुनाव में गई, या तो नेताजी को आगे कर करके वोट मांगा, या तो अखिलेश यादव जी को वोट करके आगे करके वोट मांगा। और हमारी उत्तर प्रदेश की जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने नेताजी के नाम पर, फिर बाद में अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट दिया, भर भर के वोट दिया अखिलेश यादव जी। तो मतलब किसी और जात के आदमी का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि सपा चुनाव लड़े और आजम के चेहरा सामने हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। नावेद शिको, अशोक जी ने एक पैटर्न बताया कि इन्हीं के चेहरे पर वोट मांगेंगे हम, पहले नेताजी अब अखिलेश जी। ठीक, इसका मतलब इनके अलावा, इनके परिवार के अलावा कोई कभी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, ना किसी के पास चाबी हो सकती सिस्टम की। ये तो तय है, और ये माइनस पॉइंट है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि वोटर भी ये जानता है कि मुख्यमंत्री तो बनेगा, यही परिवार बनेगा। और ये झूठ मूठ भी कभी ये नहीं करते हैं, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की कभी सरकार बनेगी तो उनके परिवार के अलावा भी कोई बन सकता, ये कभी नहीं कहा। खैर, ये एक माइनस पॉइंट है और इसका असर भी होता होगा। लेकिन मुख्य बात जो आज हो रही है कि अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण समाज को रिझाने का जो एक जाल डाला है, इसमें कुछ फायदा भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा रिस्क भी है। राजनीति में बैलेंस बहुत बड़ी बात होती है, और मुलायम सिंह यादव जैसा ही नेता जो है वो बैलेंस की कारीगरी
जानता था। इतना बड़ा नेता जो इतनी बड़ी राजनीति थी, और वो यादव मुस्लिम के अलावा कभी कभी ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं से सिंबॉलिक तौर से अपनी सीट पर बैठा के अपने बगल में कहीं ना कहीं कुछ वोट ले लेते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि ब्राह्मणों को अगर 10-12 नाम लेंगे अखिलेश यादव और 10 कार्यक्रमों में जाएंगे, तो उनका जो कोर वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा कि वोट हम देते हैं विपक्ष में, हमने तुम्हारा साथ दिया, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठा हुआ है उसको तुम ताज पहना रहे हो, उसका जिक्र कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो घर बैठ जाएंगे, कहेंगे नहीं हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, ऐसी की तैसी की। ये एक रिस्क भी होता है, और इस रिस्क में पॉलिटिकल बैलेंस जो है वो दक्षता हर नेता में नहीं होती। लेकिन है बड़ा रिस्क एक चीज। दूसरी एक गलती अब इन्होंने नहीं की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंदा चोरी के ऊपर प्रोटेस्ट ना हो, उस पर सवाल नहीं उठाए जाए, उठाना चाहिए, विपक्ष है उनके पास तो मौका है। लेकिन जिस तरीके से भगवे का इस्तेमाल किया, भगवा जो है ब्राह्मणों का इमोशन ज्यादा उससे जुड़ा, पूरे सनातनियों का जुड़ा हुआ है उससे इमोशन, लेकिन ब्राह्मण समाज जो है ज्यादातर साधु संत हैं, कथावाचक हैं, और वो इस रंग को बहुत ज्यादा इमोशनली उससे जुड़े हुए हैं। आपने एक चोर का जो प्रतीक बनाया, ठीक है, ये बात भी सही है कि भगवा पहन के भी चोरी करते हैं लोग, तो ये कहीं ना कहीं आपने अभी एंड टाइम पर ब्राह्मणों को नाराज भी किया है। जिस तरह से चोर के कैरेक्टर को आपने एक साधु बना दिया, क्योंकि साधु एक ऐसा एक साधु जो है ज्यादातर ब्राह्मण समाज के होते हैं, 80% 85% जो इस वस्त्र को धारण भी करते हैं, इससे इमोशन भी जुड़ा हुआ है। दूसरी एक छोटी सी बात और कहते हैं, ये पॉलिटिकल व्यवहार भी, जो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की कि इनसे भी कह दिया हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उनसे भी कह दिया कि तुम चांद जैसे हो, और उनसे भी कह दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे, बाद में सब इकट्ठा हो जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। ये पॉलिटिकल व्यवहार है। और नरेंद्र मोदी ने संसद में पिछली बार अखिलेश यादव को अपना दोस्त बताया तो कहा था कि हम लोग चुपके चुपके खूब बातें भी करते हैं। थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो बात नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण भी हमारे, मुसलमान भी हमारे, पिछड़े भी हमारे, दलित भी ऐसे ही व्यवहार हम लोगों ने मोदी जी का देखा है। मध्य प्रदेश जाते हैं, अब मध्य प्रदेश से मेरा बड़ा गहरा संबंध है, गुजरात जाते हैं, गुजरात में तो मेरा बचपन गुजरा है, उड़ीसा जाते हैं तो वहां के तो मिट्टी पे हम बिल्कुल फिदा हो जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो कहते हैं उत्तर प्रदेश से बढ़ के तो कोई है नहीं। ये पॉलिटिकल व्यवहार है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मजे लेना चाहिए, लेकिन जनता बहुत होशियार है और समझदार। नावेद भाई ने जो बात कही उसमें मैं एक टिप्पणी बस करूंगा, प्रधानमंत्री को ऐसा ही बोलना चाहिए। नावेद बाबू पूरे देश का प्रधानमंत्री है, हर हिस्सा ये सुनना चाहता है कि ये कहें कि हम इस हिस्से से जुड़े हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसी एक जात का, एक मोहल्ले का नहीं हो सकता, उसको पूरे भारत का ही होना चाहिए। हमने जवाहरलाल जी को देखा, नॉर्थ ईस्ट जाते थे, वहां की ड्रेस पहनते थे। इंदिरा जी इसीलिए पहनते हैं। कोई मजाक बना सकता है, कम अकल हो, बोले बताओ ड्रामा कर, नहीं ड्रामा नहीं, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करनी है भाई। ये बहुत बड़ा देश है, ये ऐसा देश थोड़ी ना है अमेरिका जिसमें 2 ही ऋतुएं हैं केवल और एक ही भाषा है। यहां 3600 बोली और भाषाएं हैं और 7-8 हजार जातियां और उपजातियां हैं भैया। यहां तो प्रधानमंत्री को यह करना ही पड़ेगा कि अरे तुम भी हमारे, तुम भी हमारे, और सफल नेताओं को भी ये करना चाहिए। लेकिन ये आचरण में भी, मुलायम सिंह भी ये करते थे, लेकिन आचरण में भी देखना चाहिए। मैं जब अंत में टिप्पणी करूंगा तो बताऊंगा आचरण में कैसे दिखना चाहिए। वैसे नहीं दिखता है तो फिर लोग मान लेते हैं फर्जी है। ज्ञानेंद्र प्रताप, मैं फिर उसी बात पर मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है कि जातियां 10 साल किसी नेता को परखती हैं, तब उसके पीछे लामबंद होती है। मुलायम सिंह एक दिन में यादवों के नेता नहीं बने। अशोक जी को पता नहीं स्मरण है कि नहीं है, मुलायम सिंह जब विधायक हो गए थे, राजनीति करने लगे थे, तब भी उनसे बड़े यादव नेता उत्तर प्रदेश में कई थे। क्या कुछ अपराधी भी उनसे बड़े नेता थे यादवों के, मैं नाम भी ले सकता हूं। नेताजी किसको बोला गया पहले? अशोक पांडे जी को याद होगा, छविराम को। पहले उत्तर प्रदेश में नेताजी छविराम को बोला गया नावेद। मुलायम सिंह को बहुत 10 साल बाद, 20 साल बाद नेताजी बोला गया यादवों ने। लटूरी सिंह थे, दर्शन सिंह थे, बलराम थे, ये सब बड़े यादव नेता थे। क्या ऐसा होता है कि बिना परखे जाति किसी को नेता मान ले?
देखिए अमिताभ जी, परखने परखने की बात तो अलग हो गई, लेकिन ये पूरी तरह सत्य है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पंडित हो, मतलब पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो या अल्पसंख्यक हो, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, केवल चुनावी मौसम में अगर उसको याद किया जाता है तो ये उचित नहीं है। जनता अब ठीक नारों है। से नहीं, अब नई परिभाषाओं से नहीं, बल्कि पिछले काम से और भविष्य की विश्वसनीयता से निर्णय करती है। ठीक। अब आप सदैव देखेंगे। ठीक है अशोक यादव जी, एक प्रश्न मेरे मन में आया। पिछले चुनाव से ठीक पहले, 2022 के चुनाव से ठीक पहले, मैं कुछ भूल रहा हूँ तो नावेद उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक पहले अखिलेश जी ने एक परशुराम मंदिर का शिलान्यास किया और फरसा भी लहराया है। वो कहा कि ब्राह्मणों से हमारा बिल्कुल दांत काटी दोस्ती है। और इधर चुनाव निपटा, उधर मंदिर की फिर 5 साल दोबारा चर्चा नहीं की किसी ने। क्या कोई झाड़ू लगाने बुहारू लगाने वहां नहीं गया। ये तो टोकनिज्म थोड़ा भद्दा किस्म का है। नहीं, टोकनिज्म होते हैं राजनीति में, लेकिन ये तो डबल एक्सल भद्दा टोकनिज्म है भाई। क्या पता नहीं अरसा फरसा कहां फेंक दिया। अरे थोड़ा थोड़ा चलाते रहते, एक इटावा मंदिर बनाते, परशुराम जी का एक आजमगढ़ में बनाते, कहीं बनाते, कुछ ना कुछ चलता रहता बरेली में, यहाँ वहां। तो ब्राह्मणों को भी लगता है कि भाई नहीं, अब ये मन से आ गए। आपने कहा हटा सरऊ, जब जिताई नहीं तो काय का मंदिर बना। क्या हो सकता मान लो नवेद जाए भी कि भैया वो मंदिर जिताए नहीं, सरकार बनवाए नहीं, मंदिर बनाएंगे। अशोक जी, मेरे ख्याल से मंदिर आपको 4-6 बना देने चाहिए थे परशुराम जी के, क्योंकि जब आपने फरसा उठा ही लिया था तो सीमेंट में तराई करोगे तब ना मजबूत होगा सीमेंट। दीवार बनाई, दीवार से रिजल्ट नहीं आया, 2 लाख दीवार मारी, दीवारी गिरा दी। अशोक जी, अमिताभ जी, जिसको हम लोग सम्मान बोलते हैं कि हम लोग फला समाज को सम्मान दे रहे हैं, उसको आप टोकनिज्म बोल रहे हैं। तो भाई अब इसको आप ही बता सकते हैं, इसको टोकनिज्म कैसे बोल रहे हैं। इतना बड़ा पार्क अगर बनाया पंडित जो है जनेश्वर मिश्रा के नाम पे, तो उसको अगर आप बोल रहे तो टोकनिज्म था, तो अब क्या कर सकते हैं भाई। सम्मान हमारा है, हम सम्मान करते हैं, हर समाज का सम्मान करते हैं। और किसी समाज के प्रति अगर इस तरह अफेक्शन दिखाना, प्यार दिखाना, क्या कोई अपराध है? क्या नहीं, अपराध तो है नहीं ना, टोकनिज्म है, अपराध नहीं, अपराध नहीं, टोकनिज्म है। हाँ, तो आप देखिए, अगर इस तरह का अगर पैमाना पे आप भाजपा को देख लीजिए, तो क्या मोदी जी क्या क्या करके आए थे, क्या क्या करके आए थे, क्या क्या किए उन्होंने। तो आप सबसे बड़ा टोकनिज्म करने वाला संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद आप समाजवादी पार्टी को उसमें जोड़ रहे हैं। भाई सबसे बड़ा तो इस तरह का धोखा देने का काम भाजपा ने किया। सबसे बड़ा धोखा तो टोकनिज्म धोखा देना नहीं अशोक भाई, टोकनिज्म अलग चीज है। टोकनिज्म होता है बोरी में उंगली लगा के पंसारी बनना, आटा की बोरी में, उसको बोलते हैं टोकनिज्म। अपराध नहीं है वो। या नाखून कटवा के शहीद होना, उसको टोकनिज्म बोलते हैं। बाकी तो अपराध थोड़े ना, ये भी चलता ही है खेल में। नहीं अमिताभ जी, मोदी जी क्या बोले थे, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। हाँ। पिछड़े वर्ग से आता हूँ, और उन्हीं के सरकार में, भाजपा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये क्या है, ये टोकनिज्म नहीं है। पिछड़े वर्ग से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, पिछड़े वर्ग का अपने आप को बता रहे हो, इन्हीं पिछड़े वर्ग के नौकरियों पे आप डाका भी डाल रहे हो। तो आप ऐसी विचारधारा को आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है इसके बारे में 2 शब्द आपको बोलना चाहिए। 4 शब्द बोलेंगे, लोगों को कैसी बात कर दी भैया, आपने 2 बोलेंगे, 4 बोलूंगा, 4 बोलूंगा। ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है अशोक भाई रुकिए, मुझे भी 4 शब्द बोलने आपने आदेश किया। अशोक पांडे जी, वो कह रहे कि आपने तो पिछड़ों का हक ही मार लिया। पिछड़ा प्रधानमंत्री दिखा के, आपने पिछड़ा प्रधानमंत्री दिखा के पिछड़ों के आरक्षण का हक मार लिया, वो करे डाका डाल दिया। हमने जो कहा वो किया, वो दिखाई दे रहा है। हमने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे तो उनका जो पंच तीर्थ था हमने बनाया, जहाँ पैदा हुए थे और जहाँ उन्होंने जान दिया था अपना, जहाँ शहीद हुए थे, खत्म हुए थे, वहां तक हमने पंच तीर्थ बनाया, दिखाई दे रहा है। हमने वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हमने लगवाई। हमने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया, नेताजी को। हम जो कहते हैं हम पिछड़ों का सम्मान लगातार कर रहे हैं, हम किसी का हक नहीं मारते।
हक तो ये अपने पिताजी का मार के उनको भगा दिए थे। हक तो अच्छा अपने एक बात सुनो चाचा अशोक जी, को मान के ये उनको भगा और दिए। हो मजबूत हो चाचा जाए। जी अलग अब एक काम करो अशोक जी, अब की 26 जनवरी को अखिलेश यादव को भी दे दो पद्म भूषण। अखिलेश यादव अगर उसी योग्य होंगे हाँ। तो निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन अरे मुझे योग्य योग लगता क्या है दे दो, वो तो क्या करना है? हाँ? उस योग्य नहीं होंगे अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव इस देश के, उत्तर प्रदेश के कंफ्यूज नेता हैं। पीडीए पर ही टिकट टिके रहेंगे और अंत में आएगा परिणाम। तो ये गीत था ना, मैं खंभा पकड़ के रोई रे बेईमान बालमा, ये रोते नजर आएंगे चुनाव में। ठीक है ठीक है।